जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। गुरु महाराज अपना हर रिश्ता निभाते हैं, फिर चाहे वो पिता का हो, माता का, एक सखा का या छत होने का, जो हम सभी अपनी जिंदगी में ढूंढते हैं। गुरु महाराज के साथ जो भी रिश्ता आप बनाएं, आप एक बार को पीछे हट सकते हैं, लेकिन महाराज जब हाथ थामते हैं तो ताउम्र आपके हर जीवन के लिए हाथ थामते हैं। बशर्ते सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस रिश्ते को कितना बखूबी निभाते हैं। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग, आप सभी से अनुरोध करूंगी इसे बहुत ध्यान से पूरा और अंत तक जरूर सुने, क्योंकि ये सत्संग के माध्यम से आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जरूर मिलेंगे। आज का सत्संग साझा कर रही हैं गुरु महाराज की पुरानी संगत सारिका आंटी। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। जय गुरु जी। सबसे पहले बिल्कुल गुरुजी का शुक्राना ये सेवा बख्शने के लिए, आप सबसे कनेक्ट होने के लिए थैंक यू करना चाहूंगी, जिन्होंने ये मुझे ये सेवा दी आज के लिए। आप मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन आप लोग मीडियम हैं और वो भी गुरुजी चुनते हैं, तो आपको भी बहुत थैंक यू। जो सब आए हुए हैं उनको बहुत बड़ा जय गुरुजी। मैं गुरुजी से मिली थी मार्च 18 2005 को। और एक बैकग्राउंड आपको बस देना जरूरी समझती हूँ, क्योंकि मैं छोटी थी तो भगवान में भी नहीं मानती थी। थोड़ा बड़ी हुई तो ठीक है, मैंने कहा चलो भगवान जैसी शक्ति है। अ, लेकिन मैं मंदिर कभी नहीं जाती थी, मैं रिलेट ही नहीं कर पाती थी मंदिरों से। बस एक के ऊपर कोई हमारे हायर पावर है उस पे मैं यकीन करती थी, लेकिन उससे आगे नहीं कुछ। और मैं अब एमबीए में थी अपने लास्ट सेमेस्टर में। लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बल्कि मैं कहूंगी वो परफेक्ट टाइम था, तो कोई दुख नहीं था मेरी लाइफ में, सब बहुत अच्छा चल रहा था। और सडनली एमबीए लास्ट सेमेस्टर था, मेरी तो जॉब हो चुकी थी, सब हो चुका था, जैसा मुझे चाहिए था वही मिला मुझे। लेकिन मेरी फ्रेंड है जिन्होंने मेरे उनकी जॉब उसी वक्त हुई थी, ये मार्च 16 2005 की बात है, उनकी जॉब उसी दिन हुई और वो बहुत खुश थी। और उन्होंने मुझसे बोला दैट मैं आपको मैं गुरुजी के पास जाके उनको थैंक यू करना चाहती हूँ। मैं कहा गुरुजी कौन है? एंड मैं दिल्ली में बड़ी हुई हूँ, मेरी एजुकेशन दिल्ली में हुई है, और मैंने कभी गुरुजी का नाम सुना है। तो इन्होंने मुझसे बोला दैट तो उन्होंने मुझे 2-3 सत्संग सुनाए अपनी फैमिली के गुरुजी के ऊपर। मेरे को नहीं आज तक समझ आया मैंने ये क्यों कहा, लेकिन ये गुरुजी का ही बुलावा होगा। और मैंने ऐसे कहा कि मुझे भी ले चलोगे साथ? आप सोचिए, जो इंसान भगवान में नहीं इतना मानता, मंदिर नहीं जाता, उसने कहा वो गुरुजी के पास जाएगा। तो एनीवे शी सेड हाँ श्योर मैं ले जाऊंगी। तो उसके 2 दिन बाद फ्राइडे मार्च 18 वो मेरे को लेके गई। कुछ खास उन्होंने मुझे बताया नहीं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सोचा मैं जाऊंगी, जो सब कर रहे हैं मैं वो करूंगी श्रद्धा के हिसाब से। तो मैं जैसे ही पहुंची तो मुझे सिंगला अंकल दिखे। वो सेवादार थे वहां पे, एम्पायर स्टेट की बात कर रही हूँ मैं। और उन्होंने मुझे गुरुजी की एक आज हम स्वरूप बुलाते हैं, उस वक्त मैं फोटो कहूंगी, छोटी सी फोटो, पॉकेट साइज फोटो आज भी मेरे वॉलेट में है, तो उन्होंने मुझे वो दी। तो मैंने रख लिया अपने पास। और मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा तुम बहुत लकी हो कि तुमको ये आते मिल गया है। आज हम बहुत लकी हैं, एक्चुअली मैं कहूंगी हम सबको बहुत आसानी से गुरुजी के स्वरूप मिलते हैं। आप किसी से रिक्वेस्ट करेंगे आपको मिल, उस टाइम ऐसे नहीं था। तो उन्होंने कहा आप कभी मांगना नहीं, ये आपको खुद प्रसाद के तौर पे मिला है, तो आप रख लें। मैंने कहा ठीक है। एंड मैं बैठी वहां पर, और मैं माहौल नहीं बता सकती हूँ आपको। सच में इतना खुशी वहां पे, ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी कि जैसे देवताओं का दरबार हो, ऐसे ऐसे लगता था वहां पे। और कोई आवाज आप सुन नहीं सकते थे किसी के बोलने की। जबकि शीशे के ग्लासेस में आपको चाय प्रसाद मिल रहा था, लेकिन उसकी भी आवाज नहीं आ रही थी। तो सब चुप, बस एक शब्द आप सुन सकते थे। और मैं आपको एक और बैकग्राउंड बता दूं कि मेरा नाम सारिका है, और मुझे ये नाम कभी पसंद नहीं आया। मैं हमेशा बदलना चाहती थी, मैं लोगों को झूठ बोला करती थी अपने नाम पे। उस वक्त जिस हीरोइन का नाम पसंद आता था मैं बोल देती थी।
लेकिन मैं असली नाम ही नहीं बताती थी, मुझे पसंद नहीं आता था। तो मैं बड़ी हो गई थी, तो मैंने सोचा मेरी तो जॉब भी हो गई है, एमबीए भी खत्म हो चुका है, तो मैं क्या करूंगी ना, अभी मैं वैसे भी बाहर जा रही हूँ जॉब के लिए आउट ऑफ इंडिया। तो मैं क्या करूंगी कि मैं अपना नाम बदल दूंगी, मेरा पासपोर्ट तो वैसे ही जाने वाला है रिन्यूअल पे। तो ये सब मेरे दिमाग में उस वक्त चल रहा था। और तो अब ये मार्च 18 पे आते हैं, और जब सारा संगत खत्म हुई, शबद सब खत्म हुए, लंगर मिला, और मैंने सब ले लिया जैसे लेते हैं। कोई चीज मैं रेगुलरली खाती हूँ या नहीं, लेकिन जो भी लंगर प्रसाद में था, फिर वो चाय प्रसाद हो, मैं ये सब वैसे नहीं खाती, मैंने उस दिन सब खा लिया। और जब अम, खत्म हुआ सब कुछ, तो हम गुरुजी के पास गए आज्ञा लेने के लिए। तो उस वक्त उनको से लाइक झुक के उनके पैरों में आज्ञा लेते थे। तो मैं फॉलो कर रही थी सब कुछ अपनी फ्रेंड को, एंड वहां गए तो वहां मेनका गांधी भी बैठी हुई थी। मैंने दूसरे सेलिब्रिटीज भी देखे। मैंने हरभजन सिंह मान, जो हरभजन सिंह जो सिंगर हैं, वो भी कोने में बैठे हुए थे। एंड मैंने देखा यहाँ तो, मैं कहा यहाँ तो बड़े 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 लोग आए हुए हैं बिल्कुल। मैं जब मैं आगे ले रही थी, मेरी फ्रेंड ने गुरुजी से कहा दैट एक गुरुजी मेरी फ्रेंड मेरे साथ एमबीए में पढ़ती है। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और कहा, ना की है? मैंने कहा सारिका। कहते हैं सारिका, ना ते बड़ा चंगा है। एंड उन्होंने ये जैसे ही कहा, तो मेनका गांधी ने मेरे नाम का मतलब ट्रांसलेट करके उन्हें बताया क्या है। मुझे वो नहीं याद आ रहा उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, लेकिन उन्होंने मेरा नाम ट्रांसलेट करके बताया। मैं बहुत खुश। मैंने कहा ये तो लाइक जैसे आप चढ़ गए हो बिल्कुल, कि बड़े बड़े लोग आपके नाम का मतलब भी ट्रांसलेट करके दे रहे हैं यहाँ पे। उसके आगे और, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा मुझसे कि नाते बड़ा वधिया है, मैंने उसी वक्त वो थॉट छोड़ दिया कि मैं अपना नाम बदल। और द फैक्ट कि मैं अपना नाम बदलना चाहती थी, ये सिर्फ मुझे पता था, ये घर में किसी को नहीं पता था। और सोचिए, मैं गुरुजी से मिल रही हूँ, पहली चीज मुझे बोल रहे हैं कि नाम बहुत अच्छा है। और एक और चीज बताऊं आपको, इससे पहले दो पंडितों ने, जो छी आप जो भी बोल रहे हैं, उन्होंने मुझे बोला हुआ था कि तुम्हारा नाम तुम्हारे लिए बहुत लकी है। एनीवे, ये सब यहाँ खत्म हुआ। मैं और कुछ मैंने नहीं सोचा उस जगह के बारे में, लेकिन मैंने कहा ठीक है, मैं नाम नहीं बदलूंगी। जब मैं घर वापस आई, रात को 11-12 बज गए थे, सब सोए हुए थे, मेरे पास दो चाचा जगे हुए थे। और मैं ऐसे घर वापस आई हूँ जैसे मेरे पैरों में स्प्रिंग लगा हुआ हो। मैं उछल रही थी, जैसे मेरे को इतनी खुशी थी अंदर। और मुझे नहीं पता मैं वहां से क्या लाई, मैं क्यों, क्या हुआ, पर मैं इतनी खुशी अपने साथ वापस लाई घर पे। एंड जब मुझसे रुका नहीं जा रहा था, और सिर्फ क्योंकि वो दोनों जगे हुए थे, मैंने कहा आपको पता ही नहीं है मैं कहाँ होके आई हूँ, आपको तो पता ही नहीं है मैं कहाँ होके आई हूँ, कि वहां ऐसा, वहां वैसा, वहां मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कोशिश की कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स को भी ले जा सकूं अपने साथ वापस गुरुजी से मिलने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स के अलावा और कोई मेरे साथ चलने को रेडी नहीं हुआ गुरुजी से मिलने के लिए। बट उनको ले जा सकी, अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स को मैं ले जा सकी, एंड अपने इन लॉज को मैं ले जा सकी बाद में, आफ्टर मैरिज में उनको ले जा सकी। दैट्स इट। मेरे हस्बैंड भी नहीं चले, मेरे भाई बहन कोई भी नहीं। लेकिन मुझे इस बात का बुरा लगता था कि वो चल क्यों नहीं रहे, उनको तो पता ही नहीं है। मुझे लगता था जैसे मेरे हाथ में तो कोई, मैंने तो कोई वो देख लिया है, खजाने का बहुत बड़ी जगह। और मुझे तो, और लोगों को पता ही नहीं वो क्या मिस कर रहे हैं, उन्हें तो आना चाहिए, लेकिन कोई मानता नहीं था। तो मुझे जो मेरी फ्रेंड लेके गई थी, उन्होंने एक चीज मुझे तब भी बोली, कहते हैं इट्स ओके, तुम बुरा नहीं माना करो कि तुम्हारे बोलने से लोग नहीं आ रहे हैं। अगर फैमिली से कोई भी आ जाता है तो पूरी फैमिली ब्लेस हो जाती है। बस उस दिन के बाद मैंने नहीं बोला किसी को। फिर फिर सुनिए क्या होता है उस दिन के बाद। जब हम वापस आ रहे थे, तो मेरी फ्रेंड ने कहा, कहती है तो ये मार्च 18 की बात है, जो कि फ्राइडे था। अब हम आते हैं मार्च 20, उसके नेक्स्ट वीक। तो मेरा पासपोर्ट गुम हो चुका था, और मुझे वीजा के लिए देना था, अपनी जॉब के लिए। लेकिन वो मिल नहीं रहा था, और उससे पहले तो मुझे उसको रिन्यू भी कराना था, और फिर वीजा के लिए देना था। तो मैंने कहा यार, मेरा तो पासपोर्ट नहीं मिल रहा, ये सब होगा कैसे? मेरी मॉम के पास होता है, मेरी मदर के पास, और कहीं किसी को नहीं मिल रहा था। मैं बहुत डर गई थी। लेकिन मार्च 24, उसके फॉलोइंग वाला जो थर्सडे है,
तो गुरुजी मेरे, उन्होंने मुझे दर्शन दिए ड्रीम में। और मैंने देखा कि, और उन दिनों ना एक सीरियल आता था, जस्सी जैसी कोई नहीं। वो अपने फादर को पापा जी बुलाती थी। तो उस वर्ड का मेरे पास एक ही रेफरेंस था, वो सीरियल। मैंने ना किसी को अपने आसपास पापा जी बुलाते देखा, ना मैं खुद बुलाती थी अपनी फादर को। तो अब सुनिए क्या क्या होता है ड्रीम में। तो गुरुजी आते हैं और मैं देखती हूँ मेरे एमबी इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं, उनके पीछे पीछे उनकी संगत आ रही है, उनका उनके लिए चेयर करते हैं, उनका गुणगान करते हुए। और फूल हैं उनके गले में, फूल माला है। वो मेरी तरफ आते जा रहे हैं, मैं बस खड़ी हुई हूँ वहां लाइब्रेरी के आगे, और वो मेरी तरफ आते जा रहे हैं। ये सब मैं ड्रीम में देख रही हूँ, सुबह सुबह थर्सडे को, मार्च 24 को। और वो मेरी तरफ आते हैं और मैं उनको बोलती हूँ, मैंने कहा गुरुजी सॉरी, मुझे पता है मुझे आपको गुरुजी बोलना चाहिए, लेकिन मेरे मुंह से पापा जी निकलता जा रहा है। तो आई एम सॉरी, लेकिन मेरे मुंह से पापा जी निकल रहा है। तो गुरुजी कहते हैं तो क्या हुआ, मैं तेरे पापा जी जैसा ही तो हूँ। फिर कहते हैं क्या हुआ, मैं कहा मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है। ये सब मैं उन्हें ड्रीम में बता रही हूँ कि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है। कहते हैं मिल जाएगा। मैं कहा गुरुजी बहुत ढूंढा, नहीं मिल रहा। कहते हैं मिल जाएगा। मैं कहा नहीं मिल रहा। तो ये आगे पीछे चलता रहा, जहाँ वो बोल रहे हैं मिल जाएगा, मैं कह रही हूँ नहीं मिलेगा। मैं थक हार के गुरुजी से बोल रही हूँ, मैं गुरुजी अब ये तो मिल नहीं रहा है, तो मैं दूसरा बनवाने दे दूं। और एक नॉटी स्माइल के साथ वो मुझे देखते हैं और बोलते हैं दे दे। और जैसे ही वो मुझे बोल रहे हैं कि दे दे, उसी वक्त ये तो ड्रीम में मेरी बात चल रही गुरुजी से, उसी टाइम रियलिटी में मेरी मदर मेरे रूम में आ रही है, सुबह 5 बजे, 5:30 बजे, जो भी, मुझे उठाती हैं और कहती हैं तुम्हारा पासपोर्ट। मैंने कहा क्या बोल रहे हो, मैंने कहा कहाँ था। कहती है उसी ड्रॉअर में था जहां हम 2 बार देख चुके थे, लेकिन ये अपनी ही साइज की चीज के नीचे था, इसलिए शायद मिला नहीं। संजय जी, देर आर नो कोइंसिडेंसेस, राइट? गुरु जी के दरबार में व्हाट आर द ऑड्स कि मैं उनसे बात कर रही हूँ ड्रीम में, उसी वक्त मेरी मम्मी आ रही है। कभी सुबह तो मेरे रूम में आना खतरे से खाली नहीं होता। तो ये हुआ और मैं उसके बाद सो ही नहीं पाई। सुबह के 5-6 बज रहे थे, तो मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया, मैं कहा मेरे साथ ऐसे से हुआ है। कहती है तुम्हारा सही है। कहती है तुम पहली बार गई और तुम्हें गुरुजी का स्वरूप मिल गया। कहती है इतने टाइम लोग वेट करते हैं, गुरुजी ने खुद तुमसे बात की पहली बार में। कहती है अब वो तुम्हारे ड्रीम में भी आ गए हफ्ते के अंदर। मैंने कहा हाँ। कहती है मैं कब क्या करना है। कहती जाओ जाके शुक्राना करो। मैंने और वही छोटा दिमाग, मैंने कहा लेकिन अभी तो एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं। तो मैंने कहा मैं 2 हफ्ते बाद चले जाऊंगी। कहती वो तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा ठीक है। इसके बीच में उनकी मेरी फ्रेंड की जो बुआ या मासी कोई है जो गुरुजी के पास गई, एंड उनको तो ये सब पता था, तो उन्होंने गुरुजी को बोलना ही शुरू किया कि गुरुजी वो आई थी ना, छोटी की फ्रेंड, मेरी फ्रेंड को छोटी बुलाते थे, तो वो छोटी की फ्रेंड आई थी ना। तो गुरुजी ने बस हाथ ऐसे कर दिया और रोक दिया उन्हें। गुरुजी को तो पता ही था वो क्या बोलने वाली है, गुरुजी ने तो किया था सब। फिर जब 2 हफ्ते बाद टाइम आया और मैं गुरुजी के पास एक्चुअली गई, तो मैंने मैंने सोचा था मैं तो ये बोलूंगी वो बोलूंगी थैंक यू करने के लिए, लेकिन ऑनेस्टली जब आप गुरुजी के सामने होते हैं, जब होते थे, आपके मुंह से कुछ नहीं निकलता था। तो मैंने जब आज्ञा लेते हुए, मैंने इतनी धीमी आवाज में थैंक यू कहा होगा जो मुझे ही नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन गुरुजी ने सुन लिया और उन्होंने कहा जय ऐशकर। और कुछ नहीं कहा मैंने सिर्फ कहा थैंक यू, एंड उन्होंने कहा जय ऐशकर। और ये मेरा पहला सत्संग गुरुजी के साथ था, जो मेरा स्वीटेस्ट सत्संग भी है मेरे लिए, बिकॉज उन्होंने कहा मैं तेरे पापा जी जैसा हूँ। वो आज तक मेरे साथ रहता है। दूसरा, उसके बाद लाइफ में बहुत कुछ हुआ। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि मुझे वहां इतनी बात नहीं होती थी और मैं बहुत ज्यादा नहीं जा पाती थी। अ, लेकिन जब भी जाते थे तो कोई ना एक दूसरे में बात नहीं करता था। संगत, मुझे किसी के नाम भी नहीं पता वहां। तो मुझे ये नहीं पता था कि मांगते नहीं है किसी के लिए, मतलब मांगते नहीं है। तो मेरे को तो लगता था यहाँ तो जो मांगो वैसे ही मिल जाता है। तो मैंने अपने लिए नहीं, मैंने तो इतने लोगों के लिए मांगा है, इतने लोगों के लिए मांगा और सब कुछ पूरा हो गया। मुझे 6-7 साल तक पता ही नहीं था कि मांगते नहीं है। और इस बीच में मैं बस आपको बता रही हूँ, आप किसी तरीके का सत्संग ले लीजिए,
वो किसी का कैंसर ठीक होना हो, किसी जॉब की पोस्टिंग हो, किसी के मार्क्स हो, किसी की हेल्थ, किसी के फाइनेंशियल ट्रबल्स, आप कुछ ले लीजिए। ये तो मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ कि मैंने जितने लोगों के लिए मांगा है ऐसे पूरा हुआ है जिसका कोई हद नहीं थी बिल्कुल। फिर मुझे पता चला कि मांगते नहीं है तो मैंने बंद किया। लेकिन पर ये भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है ना कि आप किसी के लिए भी बोले और कुछ भी बोले बस वो हो रहा है जैसे आप चाह रहे हैं वैसे हो रहा है। अम, इसके बाद मैं आपको बताऊं कि ऐसे तो बता भी नहीं सकता। हाँ, एक एक और चीज तो जब लाइक मैं जैसे बताया आपको मैं बहुत कम जाती थी उधर, क्योंकि मेरी जॉब ऐसे थी। इंडिया से जब आना, कभी इंडिया में होना भी, तो जॉब वगैरह सब कुछ, अ, तो बहुत नहीं जा पाती थी। और इस करके मुझे शर्म भी आती है थोड़ी कि मुझे नहीं पता चला गुरुजी ने कब महासमाधि ले ली, क्योंकि वहाँ सोशल मीडिया और वो सब तब नहीं था 2007 में इतना। तो मुझे तो बहुत देर से पता चला। और अ, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे आप आप भले उनकी तरफ इतना अ, अपना फर्ज क्या कहूँ, जो जो आपकी फ्री विल या आपके सर्कमस्टेंसेस जिसके हिसाब से आप जा पाते हैं, नहीं जा पाते, जो भी है, अगर आप नहीं भी जा पाते तब भी वो आपका देखो कितना ख्याल रखते हैं। अम, तो मैं 2007 की बात कर रही हूँ आपसे। मेरा बर्थडे जुलाई में होता है। और मैं अपने बर्थडे पे जरूर जाके मत्था टेकना चाहती थी उनके पास। तो जैसे ही मेरा बर्थडे आ रहा था जुलाई एंड में, तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, उसका और मेरा बर्थडे एक ही दिन होता है। तो मैंने कहा हम चलें, तो गुरुजी के पास। कहते तुमको पता नहीं? मैंने कहा क्या नहीं पता? कहते हैं गुरुजी तो चोला छोड़ चुके हैं। एंड मैं इतना लाइक उस दिन इतना शर्म आ रही थी मुझे, क्योंकि क्योंकि उससे पहले भी मैं कुछ अपने दिमाग में सोच ही रही थी जो मुझे गुरुजी से चाहिए था। मैं अपनी जॉब में थी और मुझे एक साल भी नहीं हुआ था उस जॉब में। और ऐसे ही आ जाता है ना दिल में कि भाई मुझे तो प्रमोशन चाहिए। एक साल से पहले मुझे चाहिए मेरी प्रमोशन। और क्योंकि ऐसा हो सकता था और शायद एक आध बार ही हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। पर तो दिल में आ गया कि जी मुझे मुझे भी चाहिए, और मेरा तो बर्थडे आ रहा है और हमेशा मेरे बर्थडे पे कुछ ना कुछ गुरुजी देते हैं मुझे, ऐसा होता है। तो इस बार मैंने सोचा था जो मेरा बर्थडे जुलाई 24 है, तो गुरुजी मुझे नहीं पता, मुझे तो उससे पहले अपनी प्रमोशन चाहिए। और मुझे कुछ जुलाई 20 को ये चीज पता चली दैट गुरुजी अपना चोला छोड़ चुके हैं। तो ऑब्वियसली उस वक्त तो मैं ये सब सोच नहीं रही थी। जिस दिन मुझे पता चला, मैं छोटे मंदिर गई। वहां कोई नहीं था, वो सैटरडे था, कोई भी नहीं था। पर मैं इतना दुखी फील कर रही थी, मैं कहा मैं एटलीस्ट छोटे मंदिर जाके मत्था तो टेकूं, भले गुरुजी वहां नहीं है लेकिन मैं मत्था तो टेकूं। तो मैं, मेरी मदर इन लॉ और मेरे मदर इन लॉ के फादर, हम लोग गए वहां पे। और शायद गुरुजी की नीस थी एम्पायर स्टेट में, और कोई नहीं था, अंधेरा सा था, एक आध छोटी छोटी लाइट जल रही थी। हम पहुंचे और मैं इतना दुखी थी, और मैं अंदर से रो रही थी जैसे बहुत, कि भाई मैंने क्या किया। मैं आपके पास आ भी नहीं पाई। हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि मुझे ये भी नहीं पता चला कब आपने टोला छोड़ दिया। एंड आई एम सॉरी। एंड क्या हम गुम हो जाते हैं अपनी लाइफ में। और जैसे मुझे उनका एक बहुत बड़ा स्वरूप था वहां पे एम्पायर स्टेट में, और जैसे वहां से आवाज आ रही हो कि रो क्यों रही है, यहीं पर तो हूं मैं। और उनकी नीस ने बस मुझे चाय प्रसाद दिया, सब कुछ, थोड़ा हमें काम किया, और हम लोग चले गए। ये जुलाई 20 की बात है। जुलाई 24 हो गया, सब कुछ हो गया। संगत जी, आप बिलीव करेंगे, जुलाई 27 को सबके सामने मेरा प्रमोशन अनाउंस हो गया, जुलाई 27 को। और मैं वो वाइस प्रेसिडेंट की तरफ देख रही हूँ, मैं उसको वैसे ही थैंक यू बोल रही थी। मैंने कहा कि थैंक्स? कहते नहीं नहीं, वो तो कुछ प्रोसेस का था, ये तो और पहले हो जाता। मैंने कहा ओके थैंक यू। एंड संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने कहा था मुझे मेरे बर्थडे से पहले प्रमोशन चाहिए। अनाउंस जुलाई 27 को हुआ, मेरा बर्थडे 24 को है। जब लेटर मेरे हाथ में आया, उस लेटर की डेट जुलाई 23 थी, मेरे बर्थडे से पहले।
ये कौन, आई मीन, हम उनको भूल जाए, हम जो भी करें, उन्होंने इस बात तक का ख्याल रखा। जैसे कोई बच्चा उनसे अपने बर्थडे गिफ्ट मांग रहा हो, उन्होंने वो भी दे दिया। मेरी मम्मी की जो तबीयत है वो वो खराब, मेरी मम्मी इधर आई हुई है यहाँ यूएस में, और उनके पास एक रेगुलर ट्रैवल इंश्योरेंस है, वो तो विजिटर बन के आई हुई हैं, वो तो उनके पास कोई लोकल इंश्योरेंस वगैरह तो है नहीं जैसे होता है, तो ये तो हम इमरजेंसी के लिए यूज करने के लिए रखा है। वो अपने 70s में है, और उनके मल्टीपल चीजों की दवाइयाँ सब कुछ है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनका बीपी बहुत हाई हम रिकॉर्ड कर रहे देख रहे थे। तो मैं रोज चेक करती थी, और ज्यादातर हाई साइड पे ही होता था। लेकिन ये जो सैटरडे संडे है उसमें तो जो बीपी शूट अप हुआ है, और हमने उनका डाइट वगैरह कंट्रोल, हमें लगा वो इधर उधर खाती रहती हैं सारा जंक फूड, अपना चिप्स खाए, सॉल्ट ज्यादा लिया, नमकीन, सॉसेस, ड्रेसिंग्स, croissants, आप जो सोच सकते हैं जो अनहेल्दी चीजें होती हैं वो ये सब खाती हैं। तो वो उनको बहुत बच्चों की तरह शौक है, उनको रोकना पड़ता है इस सब से। तो हमें लगा इस सब की वजह से, तो हमने उनको बोला नहीं खाना, मतलब नहीं खाना। लेकिन सैटरडे और संडे ये सब कम कराने के बावजूद इतना ऊपर हो गया बीपी। इस संडे तो 193 पे था बीपी। हम डर गए, और हमें ना समझ आया कि क्या करना है। हमें लगा हमारी मशीन ठीक नहीं है बीपी वाली। 2-3 बार हमने रीडिंग ली, लेकिन वो 190s में ही जा रहा था। मेरे हस्बैंड भाग के इधर से उधर कि कहते हैं बाहर चेक करा के आते हैं, क्या पता हमारी मशीन ठीक नहीं है। बाहर भी वो कह रहे हैं अपॉइंटमेंट के बिना हम चेक नहीं करेंगे, फार्मेसी पे, सीवीएस। फिर वो उनको इमरजेंसी लेके गए बस पूछने के लिए कि क्या प्रोसेस है, बिकॉज इनका तो इंश्योरेंस है नहीं। तो उन्होंने कहा जी हम 150-200 डॉलर जो भी है वो लेंगे सिर्फ चेक करने के। हमने कहा ये चल क्या रहा है, हमें तो बस एक सेकंड वो चाहिए था। लकीली एक इंस्ट्रूमेंट और अरेंज हो गया हमारे नेबर से, हमने चेक किया, वो तो 200 प्लस बता रहा है बीपी। हमने कहा लेकिन मम्मी बिल्कुल ठीक बैठी हुई हैं, ये रीडिंग्स हैं क्या, हमें समझ ही नहीं आ रही थी। और हम मम्मी से रोज पूछते थे कि आप दवाई ले रही हैं अपनी बीपी की। उन्होंने कहा मैं तो लेती हूँ। उस दिन मैंने उठाई उनकी प्रिस्क्रिप्शन, मैंने एक एक दवा चेक की उनकी। वो ये रहा था कि 2 दवाओं में से वो एक ले ही नहीं रही थी। संगत जी, उनको यहाँ आए 1 महीने से ऊपर हो चुका है, और 3 हफ्ते तो गारंटीड है कि उन्होंने खुद से वो दवा नहीं ली है। जो उनकी मेड ने वहां से भर के दे दी, उन्होंने 1 हफ्ते ली होगी, लेकिन पिछले 3 हफ्ते तो मतलब उन्होंने ली ही नहीं वो दवा। और जो भी बीपी के बारे में जानते हो, जिनसे भी मैंने बात की, वो कह रहे हैं आप तो एक दिन दवा नहीं मिस कर सकते। और मैंने इमीडिएटली खैर उनको वो दवा दी जो मिसिंग थी, और उनका बीपी नीचे आने शुरू हो गया। पर संगत जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक इंसान जो अपने 70s में है, जिनको वैसे ही बीपी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, उन्होंने 3 हफ्ते से वो दवा ही नहीं ली। ना सिर्फ कि वो दवा नहीं ली, उन्होंने वो हर चीज खाई जो इस कंडीशन के लिए ठीक नहीं है, और फिर भी वो ठीक है। 190 प्लस 200 प्लस का बीपी दिखा रहे हो, अगर आप उनको देखते तो आप बोलते तो ये तो बिल्कुल ठीक बैठी हुई है, चल फिर रही है, काम कर रही है, घर पे सब कुछ। तो अगर ये उनकी मेहर नहीं है तो और क्या है, मुझे नहीं समझ आया। लेकिन श- ये पिछले वेंसडे और इस वेंसडे के बीच में हुआ है, और ये मेरा सत्संग बन गया है मेरी मम्मी के लिए कि और कौन उनको ऐसे संभाल सकता था। और इसके बीच में हाँ, मैं उनको संगत लेके गई हूँ जो यहाँ होती है न्यू जर्सी में। अ, सब ठीक हो, सब ठीक खा रही है, वो पकौड़े भी, समोसे भी, वो सब चीज खा रही थी, और कुछ आप ऐसे बोल नहीं सकते थे। तो ये कौन बचा सकता था आपको, ये सिर्फ गुरुजी कर सकते थे ना। तो ये उनके ऊपर ये एक सत्संग। दूसरा, मेरे अ, काम पे बहुत इश्यूज, इश्यूज तो नहीं कहूंगी, मैं एक नए रोल में हूँ, और इस साल के शुरू से ही मैं उस नई टीम में हूँ, और मुझे एक नया रोल दे दिया गया उसमें, एक नया प्रोजेक्ट दे दिया गया हैंडल करने।
और मैं बहुत डर गई थी क्योंकि मुझे लग रहा था ये सब बाद में होगा, लेकिन उन्होंने जल्दी ही दे दिया। जैसे एक दिन बस कुछ बात की कि हाँ देंगे आपको बाद में कभी, और अगले दिन बस बोल दिया गया कि अब आपको दे रहे हैं, आप इसको शुरू करें। और पहले उसका एक छोटा पीस दिया था, फिर कहा नहीं वो बाकी लोग और कोई कुछ कर नहीं रहा, तो ये की पीसेस प्रोजेक्ट के आप ही संभालना। मैंने कहा ऊपर ही लॉस्ट फील करती थी, बहुत ज्यादा लॉस्ट। क्योंकि और मेरी एनालॉजी मैं उसका अगर मैं एक पैरेलल ड्रॉ करूं तो बोल रही थी कि मैं बड़ा लॉस्ट फील कर रही थी अपने काम पर। ऐसे लगता था कि जैसे जैसे किसी को स्विमिंग नहीं आती, लेकिन उसको रोज एक डीप एंड में डाला जाता है और उसको कहा जाता है ना सिर्फ आपको तैर के दिखाना है, आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचना है, वो भी इतनी देर में। तो कहने का मतलब ये है कि आपको टास्क समझ नहीं आ रहा, किसी रोज कुछ नया है जो आपको सीखना है। ना सिर्फ सीखना है, सीख के उसी के बेसिस पे एक टास्क है जो आपको करना है, और वो भी एक लिमिटेड टाइम में करके डिलीवर करना है। तो मैं रोज डर जाती थी, रोज डर जाती थी कि और किसी तरह मैं बस अपने आप को हमेशा ये बोलती हूँ कि ठीक है जो आता है वो तो अपना बेस्ट कर लो कर लो कर लो, ये करते करते लेकिन इंसान बड़ा थका हुआ फील कर रहा था। तो मैं रोज गुरुजी को बोलती थी कि क्या हो रहा है गुरुजी, मैं करूंगी कैसे, या तो आप हाथ पकड़ो, आप कुछ करो। और ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आज भी एक बहुत बड़ी मीटिंग थी जिसमें सीनियर लोग वगैरह सब थे, और मुझे सारे उस प्रोजेक्ट का मुझे स्टेटस देना, चैलेंजेस बताने, सब कुछ करना था। और हर बार जब मैं अपने डायरेक्टर के पास जाऊं जिन्होंने मुझे ये प्रोजेक्ट दिया, तो वो बोल रहे थे नहीं ये तो ठीक नहीं है, इसको तो ऐसे करना है, इसको तो वैसे करना है। ना कि उन्होंने मुझे डांटा, लेकिन जो भी मैं फॉर्मेट टेम्पलेट जो भी दिखा रही थी तो वो उसको अपडेट ही कर रहे होते थे। वो कह रहे थे इसमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं, इसमें वो नहीं। डांट के नहीं, लेकिन मुझे हर बार ये लग रहा था कि जैसे जैसे मैं इनफ नहीं कर पा रही हूँ एक्सपेक्टेशन मीट करने के लिए। लेकिन कल सुबह ऐसा हुआ कि मैंने बस गुरुजी से बात ही की। मैंने कहा गुरुजी देखिए, चॉइस तो और कोई है नहीं, ये मेरी जॉब है, ये तो मुझे करना ही है, एंड मैं क्विट तो करूंगी नहीं। मैंने कहा ठीक है ना, सामने वाला मुझसे क्या कह रहा है, सामने वाला मुझे जल्दी कोई टास्क होता है करने के लिए, उस पर कुछ टाइम नहीं होता, ठीक है तो जो बेस्ट हो रहा है कर लेंगे। और सामने वाला सिखा ही रहा है ना, तो सीख लेंगे, सर झुका के सारा कुछ सीखेंगे। क्योंकि अगर यहाँ से सब सीख लिया, सब समझ लिया, अगर हर टेम्पलेट में बोला जा रहा है कि ये अपडेट कीजिए, हर शीट में कहा जा रहा है ये चीज मिसिंग है, इसको ऐसे डालिए, तो कभी ना कभी तो वो टेम्पलेट और वो शीट परफेक्ट पे पहुंचेगी ना, अगर आप वो फीडबैक लेते जाएंगे और उसको उसमें इंक्लूड करते जाएंगे। कल सुबह बस मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी मैं अब बस सर झुका के जो बोला जाएगा मैं उसको करते जाऊंगी, जो मैं बेस्ट कर सकती हूँ, वरना मैं जाके बोल दूंगी ये नहीं समझ आ रहा, लेकिन आपने साथ रहना है, क्योंकि मैं गिव अप तो नहीं करूंगी इस पे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अगेन कल कल फिर से टेम्पलेट बदल दिया गया, सब कुछ किया गया। मैं रात को घर देर पहुंची सारा कुछ काम खत्म करके, क्योंकि आज सुबह की मीटिंग थी। आज पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मीटिंग में डर नहीं रही थी बोलने के लिए, जैसे मैं ज्यादा कंट्रोल में थी बोलने के लिए। मैं बता पा रही थी, मैं चीजें कुछ चैलेंज कर पा रही थी, मैं कुछ क्वेश्चंस भी पूछ पा रही थी, जो वो पूछ रहे थे मैं उसका जवाब दे पा रही थी। और जब मीटिंग खत्म, वो कुछ सजेस्ट कर रहे थे जो एक बड़े यूजर थे, बड़े बिजनेस के वो थे। मैंने कहा एक्चुअली हम इसको ऐसे करने की सोच रहे थे, ऐसे हम कॉल्स हैंडल करने को सोच रहे थे। कहते हाँ ये भी अच्छा एक आइडिया है, बिल्कुल आप करें ऐसे। सबने अग्री किया जिस तरीके से हमने कहा। और जब मीटिंग खत्म हुई, वो जो मेरे डायरेक्टर जो मुझे रोज बोल रहे हैं अच्छा इसमें ये ठीक नहीं है, इसमें ये कमी है, और या जिसमें जो भी है, उनका मुझे मैसेज आता है उस मीटिंग के बाद, एंड उसमें वो बोलते हैं, ये वर्ड्स हैं, गुड जॉब ऑन प्रेजेंटिंग द प्लान टुडे, यू वर आर्टिकुलेट। एंड उन्होंने ऑब्वियसली फिर से एक चीज बोली कि बस ये फीडबैक है, आप इसको प्रिसाइज कर लेना, इश्यूज जल्दी बता देना। लेकिन ये पहली बार इन 2 महीने में है कि उन्होंने बोला कुछ अच्छा मुझे इस प्रोजेक्ट पर। दूसरी चीजों पर बोल चुके हैं, लेकिन जो प्रोजेक्ट उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंटली दिया हैंडल करने के लिए, आज ही
क्या ये भी कोइंसिडेंस है कि आज ही ये सेवा है और आज ही सुबह मुझे ये मैसेज आया है एक ऐसी चीज पे जिसमें डरे जा रही हूँ पिछले 2 महीने से। तो अगेन कोई कोइंसिडेंस होते नहीं, तो मैं जितना अगेन गुरुजी का शुक्राना करूं। और मैं रोज सत्संग सुनती हूँ और ये ऐसा होता है। और मुझे मुझे लगता है मेरे कईयों के मैसेजेस जैसे भी आते हैं, मुझे लगता है मेरे सत्संग के थ्रू आते हैं। तो गुरुजी ने यहाँ पर भी हिम्मत बढ़ाई, बताया मैं साथ हूँ, सब कुछ ठीक है। लाइक बेसिकली मैं साथ हूँ से बाकी की जैसे सिचुएशन कोई और बता रहा है, मतलब वो भी ब्लेस हो रहा है, आप भी हो रहे हैं, आपको भी अपना मैसेज मिल रहा है। तो ये था जॉब के ऊपर। आह, उसके अलावा ऐसे तो मेरे पास बहुत है बोलने के लिए। आह, मेरे मैं अपने मेरा सन है, वो अभी 4.5 है। और मैं उसको बोलती हूँ मेरा सबसे बड़ा चलता फिरता सत्संग है। क्योंकि हमने उसको प्लान लेट किया लाइफ में। इन द सेंस आप फैमिली से दूर हैं, आप एक डिफरेंट कंट्री में हैं, इमिग्रेशन चैलेंजेस होते हैं, 10 चीजें होती हैं, टाइमिंग आपके ऐसे होते हैं जॉब के, प्लस जब तक आप घर पहुंचे आपकी कोई हिम्मत नहीं होती, तो आप सोचते हैं बच्चा कर भी लेंगे किसी तरह, तो उसको देखेंगे कैसे। ये करते करते लाइफ में बहुत टाइम निकल गया। और मैंने कभी मैं रेडी नहीं थी, कभी मेरे हस्बैंड रेडी नहीं थे चाइल्ड के लिए, तो कभी हमारा टाइमिंग बन ही नहीं पाया उसके लिए। लेकिन कुछ अगेन गुरुजी की मेहर से ऐसा हुआ कि 2019 जब एंड हो रहा था, तो मेरे को थोड़ा फीलिंग ऐसे होने लगी कि हाँ, कि मुझे चाहिए तो होगा बेबी। बिकॉज मैं जब फ्यूचर को विजुअलाइज करती हूँ, तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि सिर्फ हम दोनों हैं, मुझे अपनी फैमिली चाहिए। तो वैसे ही मैंने उसको सोचा कि हाँ, अब मैंने माइंड बना लिया था कि हाँ, कि चाहिए तो सही, तो चलो देखेंगे इसके बारे में। अब 2020 शुरू हुआ और सबको पता है कि क्या हुआ 2020 में। जैसे वर्ल्ड एक हॉल्ट पे आ गया हो, सब अपने अपने घरों में, और कुछ और हो नहीं रहा, आप घर से काम कर रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, और आपके सडनली बड़ा सारा टाइम है। तो मैंने ऐसे और उसी वक्त ऐसे ही मैंने सोचना शुरू किया कि अच्छा, अब तो हम घर पे हैं। और उसी वक्त मेरा कॉलीग जिसने मुझसे 10 साल से कोई बात नहीं की थी, उसने सडनली मुझसे बेबी के बारे में बात करना शुरू कर दिया। वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा था कि अगर आप सोच रहे हैं तो लेट मत करना, हमने किया, हमारे ये चैलेंजेस थे। उसने कभी मुझसे हाय हेलो भी नहीं किया। वो किसी पिछले कंपनी में था, पता नहीं उसने मुझसे क्यों बात की। लेकिन जैसे उसने मुझसे बात की, मैंने कहा ये सब एक साथ कैसे हो रहा है। ये कुछ मई 2020 की बात थी। और मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा कि यू नो अगर तो आप सीरियस हो कि बेबी चाहिए, अगर तो चाहिए, तो मैंने कहा इससे बेटर टाइम नहीं है, क्योंकि हम सब घर से काम कर रहे हैं। और ये नहीं पता ये वर्क फ्रॉम होम का सिचुएशन और कितने टाइम तक चलेगा। तो जितना टाइम इसमें निकल जाए प्रेगनेंसी, वो बेटर रहेगा। तो क्या आप सोचते हैं कि हमको ये करना चाहिए? तो वो कहते हैं कि पहली बार लाइफ में मैं भी अग्री कर रही थी एक बेबी के लिए, मेरे हस्बैंड भी अग्री कर रहे थे। तो हमने कोई टाइम नहीं गवाया। हमने कहा अब इस पे टाइम नहीं गवाएंगे, क्योंकि अब आप ट्राई करें, उसमें पता नहीं कितने महीने निकले। तो मैंने जल्दी से आईवीएफ के लिए डॉक्टर को फोन किया, मैंने अपनी कंसल्टेशन ली। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने जून में कंसल्टेशन ली, जून एंड में, जबकि मैं 40 टर्न करने से 1 महीना दूर थी। तब मैंने कंसल्टेशन शुरू किया आईवीएफ के लिए। और उन्होंने शुरू किया साइकिल, सब कुछ हुआ। और जैसे हम सुपर ऑप्टिमिस्टिक घूम रहे होते हैं कि हाँ गुरुजी तो साथ है ही ना, सब हो जाएगा। और मैंने कहा September 7th, मैंने कहा आज वो एग्स लेंगे मुझसे। एग्स कितने निकले जी? 7। मैंने कहा अब तो कुछ वो ही नहीं, मैंने कहा डन एकदम। अगले दिन उनका फोन आता है, वो कहते हैं कि जी वी आर सॉरी, लेकिन सॉरी, इन सारे एग्स में से तो एक भी फर्टिलाइज नहीं हुआ। मतलब वो तो पहली स्टेज पे
खत्म हो गया पहले स्टेप पे ही, साइकिल खत्म। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं, मैं तो गुरुजी का नाम लेके सब कुछ 7 एवरीथिंग, ये कैसे हो सकता है। और पर मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी उस दिन। एंड डॉक्टर ने मुझसे एक चीज बोली, कहते कोई बात नहीं, हम दूसरा अप्रोच ट्राई करेंगे और आप अपने आप को गिल्टी मत फील कीजिए। सबसे पहले विमेन अपने आप को गिल्टी फील करती हैं ऐसा कुछ के लिए। तो कहते हैं नहीं, आप नहीं कीजिए, क्योंकि 10 चीजें गलत हो सकती हैं। कभी वुमन का एग हो सकता है, कभी मेल का स्पर्म हो सकता है, कभी लैब का कुछ हो सकता है। इट्स अ प्रोसेस, कोई भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ऐसा ऑल राइट, कहते हैं हम एक और अप्रोच ट्राई करेंगे। मैंने कहा, ठीक है। हमने किया कोविड का टाइम। और एक और बता दूं, इंश्योरेंस मतलब हमारा खत्म काफी हो गया था, जितना अलाउड था लिमिट आईवीएफ के लिए बहुत हमने यूज कर लिया इस फर्स्ट साइकिल में ही। तो खास बचा नहीं था सेकंड साइकिल के लिए। हम दवाइयां कहाँ से लाते, इतनी महंगी महंगी वो दवाइयां होती हैं आईवीएफ की। अब आप देखिए गुरुजी की मेहर के कोविड का टाइम, अब सेकंड साइकिल अक्टूबर के टाइम शुरू हो गया। और अब दवाइयां पे कितने पैसे खर्च होने थे, उसी वक्त पता चला कि इंडिया से कोई आ रहा है, हमारी फैमिली फ्रेंड। कैसे दवाइयां अरेंज हुई, यहाँ नहीं खरीदी हमने, सेम दवाइयां इंडिया में खरीदी, 1/3 कॉस्ट पड़ा हमें। और कोई लेके भी आ गया आइस बॉक्स में सब करके और हमें दे दिया, और हमने वही दवाइयां यूज की। जो फिर से वो रिट्रीवल की डेट आई, इस बार वो डेट 7 नहीं थी। मैंने कहा पर छोड़ो, क्या मैं वहम में पढ़ूं, लास्ट टाइम तो डेट 7 थी, लेकिन तब भी कुछ हुआ तो नहीं। इस टाइम डेट 7 नहीं थी, लेकिन एग्स फिर से 7 ही निकले। उन्होंने जो रिट्रीव किए वो 7 ही थे। तो मैंने कहा इस बार मैं अपने होप्स हाई नहीं करूंगी, बिकॉज फिर मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन मैं बहुत डिसिप्लिन थी उस पूरे साइकिल में। मीठा नहीं खाना, ये नहीं वो नहीं, टाइम पे सब कुछ मैंने किया। और मैं मीठा मना होता था, लेकिन मैं मीठा एक ही जगह खाती थी अगर मुझे लंगर में मिलता था तो, वरना मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती थी। एंड संगत जी 7 एग्स निकले, उसमें से उन्होंने कहा 4 फर्टिलाइज हो गए हैं इस बार। मैंने कहा क्या बात। मैंने फिर भी होप्स कम रखे। उसके बाद कहते हैं 2 पहुंचे हैं 7 डे टेस्ट तक, जो 7 डेज तक वेट करते हैं। मैंने कहा ओके ग्रेट। कहते हैं आप इसको टेस्ट कराना चाहेंगे। मैंने कहा हाँ, हम तो टेस्ट कराना चाहेंगे। एंड संगत जी उसमें से एक ने टेस्ट पास कर लिया। एंड लेकिन उस वक्त हॉलीडे टाइम यहाँ शुरू हो जाता है, जब तक एक रिट्रीव हुए एंड ऑफ नवंबर था, जब तक टेस्ट वगैरह सब कंप्लीट हुआ दिसंबर मिड हो चुका था। तो यहाँ लैब्स वगैरह सब कुछ बंद होने लग जाता है फिर हॉलीडेज के लिए। लेकिन अगेन गुरुजी की मेहर देखिए। और नॉट दैट मैं मेरे कोई पेट्रियार्कल या ऐसा कुछ रीजन है, पर मुझे हमेशा से बेबी बॉय चाहिए था। और मुझे लगता था, हमारी इतनी नीसेस हैं, तो मुझे लगता था अगर बेटी नहीं भी हुई तो वो कमी तो नीसेस पूरी कर लेंगी, लेकिन बेटा तो मुझे चाहिए ही, मम्माज बॉय पूरा। एंड तो जब वो टेस्ट कंप्लीट हुए, जब डॉक्टर ने वो टेस्ट कंप्लीट हुआ, उन्होंने कहा हाँ, एक जो एम्ब्रियो, 2 में से वो जो एक एम्ब्रियो है, जो एक वो उसने टेस्ट पास कर लिया है सारा। एंड तो मैंने कहा ओ दैट्स गुड। तो उसने कहा आपको जेंडर पता है। मैंने कहा नहीं। कहता इट्स अ बॉय। और मैं इतनी खुश, मैं वहीं रोने लग गई। एंड उसने मुझे बस ये कहा, उसको भी नहीं पता आगे क्या, ऑब्वियसली किसी को नहीं पता होता डेट्स वगैरह सब कुछ सब कैसे होगा। उसने कहा कहती अगले साल इस वक्त दिसंबर में आपके पास आपका बेबी होगा। मैंने कहा इतने श्योरिटी से कैसे कह रही है। पर मैंने उसको गुरुजी के विल समझा एनीवे। लेकिन आप टाइमिंग देखिए, दिसंबर में लैब्स बंद होते हैं सब कुछ, मुझे कुछ एग्जाम वगैरह भी देना था इमिग्रेशन के लिए। तो हमारे को जो डेट नेक्स्ट सारी वर्कआउट होके मिली, दैट वाज मार्च 25th, इट वाज अ थर्सडे, अगेन 7। एंड उस दिन हमने ट्रांसफर किया, मतलब वो एम्ब्रियो उन्होंने मेरे बॉडी में डाला। और उन्होंने कहा ये भी जरूरी नहीं है हम डालेंगे तो आप जरूर, ये चीज जरूरी है कि आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। मैंने कहा चांसेस क्या है, कहते 70%। मैंने कहा बहुत अच्छे हैं, आप कीजिए। तो टोटल 7 चांसेस, 70%। इट वॉज मार्च 25th 2021। उन्होंने डाला मेरे अंदर वो बेबी एम्ब्रियो। 4 दिन बाद उसके होली थी, 29th मार्च, मुझे याद है। मैं घर पर थी और मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे थी।
एंड वो होली का वो जो, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, वो कौन सी मिठाई होती है, गुजिया, गुजिया। एंड वैसे मुझे मीठा खाना मना था, पर वो गुरुजी के आगे वो प्रसाद आया था, और मैंने कहा गुरुजी मैं इतना तो खाऊंगी प्लीज, आज होली है और आप प्रसाद है आपके सामने का है। एंड उसी दिन मुझे मैंने, और मुझे वो फीलिंग हुई कि आई हैव कंसीव्ड। आई डोंट नो हाउ टू, मैं कि मैं कैसे समझाऊं आपको। जो भी विमेन है जो मदर हो चुके हैं, आपको पता है कुछ चल जाता है, एक अंदर एक फीलिंग, एक सेंसेशन है जिससे आपको लग जाता है कि हाँ यू आप हैं। एंड मैंने वो लिया, एंड मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ, और टेस्ट की टाइम फिर से सुबह मंडे को और सुबह 7 बजे। और मैंने कहा ओके, एक और 7। और क्योंकि वो ब्लड टेस्ट वो आपको वो घर के टेस्ट पे नहीं, वो आपको मना करते हैं वो मत कीजिए क्योंकि वो डिसेप्टिव हो सकता है, क्लिनिक में आके आप टेस्ट कीजिए। ठीक है, मैं गई, और एक नर्स थी जो मुझे बड़ी पसंद थी, मुझे पूरे साइकिल दिखी नहीं। एंड मैंने कहा गुरुजी आज अगर वो मुझे दिख जाए ना, मतलब कंफर्म्ड है कि मैंने कंसीव कर लिया है। संगत जी, जो नर्स 2 महीने नहीं दिखी, वो उसी दिन दिखी 7 बजे जब मेरा टेस्ट था। एंड वो शाम तक उन्होंने मुझे कंफर्म कर दिया कि जी आप प्रेग्नेंट हैं। और कैसे कंफर्म करते हैं, क्योंकि आपका बॉडी, आपके ब्लड में एक HCG लेवल होता है, अगर वो पॉजिटिव आता है और उसका एक लेवल कुछ सर्टेन उस पे हो, तो मतलब आप प्रेग्नेंट हैं। और आप सोचिए वो रीडिंग क्या थी, वो रीडिंग थी 777। वो कहते हैं तो बहुत हाई रीडिंग है, आप बिल्कुल कंफर्म्ड है कि आप प्रेग्नेंट है। 777.57 ऐसी रीडिंग थी, तो मुझे अब आज तक याद है 777। एंड तो अगेन ये हुआ। एंड वो जो जो आप सोचिए, मैं अम, हम सोचते हैं कि गुरुजी ने सोची कैसे प्लानिंग की, वो 9 महीने वो ऐसे गए। मुझे अपने को रिमाइंड करना पड़ता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं होता था, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ बाय गुरुजीज ग्रेस। मॉर्निंग सिकनेस वगैरह मुझे कोई, बल्कि मेरा बड़ा मन किया कि कोई क्रेविंग तो हो जाए कि रात को 2 बजे मैं उससे से बोलूं अपने हस्बैंड को कि जाओ मेरे लिए लेके आओ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ना कोई अवर्जन, ना कोई क्रेविंग, ना कोई सिकनेस। हर चीज परफेक्ट रही, और गुरुजी ने उसको मुझे दिसंबर 2021 में ही दिया, जैसे उस डॉक्टर ने बस यूं ही बोल दिया था। और अच्छा, और मैं आपको ये इसलिए बताने की कोशिश कर रही हूँ कि गुरुजी की टाइमिंग क्या है। अगर ये सेकंड साइकिल सक्सेसफुल हो गया, वो फर्स्ट नहीं हुआ, मैं उसके लिए इतना अपसेट थी, लेकिन अगर वो फर्स्ट हो जाता तो ये बेबी पहले आ जाता, और तब मेरी फैमिली से कोई आ ही नहीं पाता हेल्प करने, क्योंकि फ्लाइट्स बंद थी लॉकडाउन वगैरह सब कुछ की वजह से। जो आपकी वैक्सीनेशंस वो सब कुछ होता है कोविड का, वो सब अलाउड ही नहीं होता। तो गुरुजी की बस आप टाइमिंग देखिए, तो अगर आपका कुछ ऐसे टाइम पे नहीं हुआ और बाद में हुआ है, तो रीजन है कि गुरुजी ने वो डिले किया है। लेकिन अच्छी चीज तो ये थी ना कि बेबी हेल्दी आया, और सब हम रेडी थे उसके लिए। मैं सोच रही थी मेरी जितनी प्रेगनेंसी निकल जाए वर्क फ्रॉम होम में, मेरी प्रेगनेंसी निकल गई, वो 1.25 साल का हो गया, तब तक मैं घर से ही काम कर रही थी। इतने साल जो मैं सोच रही थी हम उसका ख्याल कैसे रखेंगे, हम दोनों घर से काम कर रहे थे, प्लस हमारी फैमिलीज आ गई हेल्प करने के लिए इसमें। ना हमारी जॉब गई, ना कुछ हुआ। और ऐसा गुरुजी ने उसके थ्रू हमको, उसके साथ इतनी बरकत दी हमें कि हमें नई जॉब्स मिल गई, नया घर मिल गया, नई कार मिल गई, और ग्रीन कार्ड आ गया हमारा जो इतने सालों से नहीं आ रहा था। ये सब गुरुजी ने दिया उसके साथ, उसी के आने के 1 साल के अंदर, जो जिस अगेन चीज के लिए हम इतना वेट कर रहे थे। और हम सोचते थे ग्रीन कार्ड नहीं आया, ग्रीन कार्ड नहीं आया, अरे अच्छा हुआ पहले नहीं आया। वो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन में आया, ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में आता जो इससे पहले वाली थी, तो पता नहीं और कितने पेपर मांग रहे थे, और हर किसी को इंटरव्यू पे बुलाना और सब कुछ। तो गुरुजी ने सब सोच के जैसे किया हमारे लिए। आ, मैं कुछ आखिरी कुछ
मैं हमेशा इनसे एंड करती हूँ इन सत्संग से, ये मेरे नहीं हैं लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और ये आपको दिखाते हैं कि गुरुजी कैसे मजाक मजाक करके हल्की हल्की बातों में आपकी लाइफ की कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो मैं सॉरी पहले से कहती हूँ, ये मेरे नहीं हैं, ये दूसरों के हैं, लेकिन ये आपको हिम्मत देंगे, ये खुशी देंगे और हंसी भी देंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि किसी के फाइनेंशियल वरीज हैं तो कोई थे अंकल जिनके किसी ने पैसे लेके रखे हुए थे और वापस नहीं कर रहे थे, और ये बहुत टाइम से चल रहा था और अंकल ने तो शायद उम्मीद भी छोड़ दी थी कि उनको पैसे वापस मिलेंगे। एंड एक दिन वो जो दूसरे जिन्होंने ले रखे थे पैसे, वो खुद ही अंकल के पास आए और वापस किए। अब कह रहे हैं मैं इतने टाइम से पीछे पड़ा हूं तब तो दिए नहीं। कहते आज आप खुद कैसे आ गए, अब तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। कहते यार मैं क्या बताऊं, एक गंजा मेरे सपने में रोज आता है और मुझे मजबूर किया है कि मैं आपके पैसे वापस करूं। तो ये तो था पहला जो फाइनेंशियल ट्रबल्स के ऊपर होता है। दूसरा, गुरुजी कैसे मजाक में आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चंस अगर कुछ हो तो वो कैसे answer करते हैं। तो एक अंकल है, उनका नाम है अ, वरुण अंकल। अगेन उनका और मेरा बर्थडे एक ही दिन होता है। तो जैसे सबको कुछ ना कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो उन्होंने भी गुरुजी से एक दिन ऐसे ही पूछ लिया सपने में कि गुरुजी बात तो बताओ, आप आखिर चीज क्या हो, आप हो कौन। गुरुजी कहते हैं 10 हुन पार्वती नु नाल लेके घुमा। कितना गुरुजी ख्याल रखते हैं, जब हम खुद का ख्याल रखना, जब हमें भी चीजें नहीं ध्यान होती हैं। संगत में ही किन्हीं की बेटी की शादी थी, और जैसे होता है 10 काम होते हैं शादियों में, आप भूल जाते हैं या रह जाता है, कभी किसी की एडवांस पेमेंट करना, कभी किसी चीज का ख्याल रखना, कभी कुछ। जब शादी सब अच्छे से हो गई, सब कुछ निपट गया, तो इन फैमिली को याद आया कि वो केटरर्स को तो एडवांस दिया ही नहीं, उनका फुल एंड फाइनल भी करना ही है। तो या वो केटरर थे या कोई और वेंडर थे वो शादी के, लेकिन उनका रहता था पेमेंट। तो वो जा ही रहे थे उनके पास के, और वो मिल गए उन्हें जो वेंडर थे रास्ते में। तो उन्होंने कहा हम आप ही के पास आ रहे थे। कहते क्या, वो कहते आपकी पेमेंट रहती है ना, हमने देनी है आपको पेमेंट, शादी के लिए सब अच्छे से हो गया थैंक्स, लेकिन आपका पेमेंट देना था। कहते हैं पेमेंट तो हो चुकी है। कहते हमने तो दी नहीं। तो कहते नहीं नहीं दिया, आपके रिश्तेदार ने, किसने दिया है मुझे। कहते हैं अच्छा। तो कहते हैं चलिए कोई बात नहीं, आप अब घर तो आइए, हमारा घर यहीं पे है, आइए चाय पे बात करते हैं। तो उनको ले गए अपने घर वहीं पे। एंड तो उन्होंने कुछ 50,000 जितनी भी थी वो पेमेंट, एंड तो वो उनके घर पहुंचे और उन्हें गुरुजी का स्वरूप देखा। कहते ये कौन है। कहते तो हमारे गुरुजी हैं। कहते यही तो थे जो पेमेंट करके गए। कहते हैं लेकिन ये तो चोला छोड़ चुके हैं। कहते नहीं यही थे, इन्होंने दिए हैं वो एडवांस मनी, और कहा है कि बेटी दा ब्याह है, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ये चोला छोड़ने के बाद की बात है। एक अंकल थे, अब तो वो नहीं है, भाटिया अंकल। तो उनकी वाइफ ने ये शेयर किया था सत्संग, भाटिया आंटी ने, कि जब वो थे तो वही हस्बैंड वाइफ की कोई लड़ाई हुई होगी, ये लोग बात नहीं कर रहे थे, and खाना खाने का टाइम था, लेकिन अंकल ने कहा मैं नहीं खाऊंगा। तो दोनों बगैर खाए पिए सो गए। एंड अब गुरुजी के होते उनके भगत कैसे ऐसे सो जाए भूखे पेट। तो गुरुजी आंटी, जब ये थोड़ी देर हुए थे सोए हुए, गुरुजी आंटी के ड्रीम में आए और कहा आंटी की बनया है। तो आंटी ने बताया क्या बना था, दाल कुछ थी। तो गुरुजी ने कहा चल खाइए। तो तो आंटी ने कहा ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं और भाटिया, मतलब के अंकल के लिए क्या, और इनको। तो आंटी कहती है ठीक है गुरुजी, पर मैं सिर्फ इक्को बारी पूछांगी। तो वो ड्रीम वहीं खत्म हुआ। तो आंटी उठी रियलिटी में, उन्होंने अंकल को उठाया। तो उन्होंने कहा बात सुनो, खाना खा लें। तो अंकल ने कहा ठीक है। आंटी हैरान, अंकल मान गए, कुछ कहा नहीं उन्होंने, पर उन्होंने खाना खा लिया, सब हो गया। तब आंटी ने अंकल से पूछा कि सुनिए आपने तो कहा था कि आप तो इतना गुस्सा होके सोए थे कि मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, तो फिर कैसे खा लिया। तो अंकल कहते हैं तूने भी पूछा ना।
आंटी कहती है मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि गुरुजी सपने में आए थे और उन्होंने ऐसे ऐसे बोला, तो इसलिए मैंने पूछा आपसे। आंटी कहते हैं ये तो पार्ट 1 है, मैं बताता हूँ दूसरा पार्ट। कहते गुरुजी मेरे भी सपने में आए थे और उन्होंने कहा भाटिया खा ले, आंटी सिर्फ इक्को बारी पूछेगी। इस ऐसे करके उन्होंने झगड़ा भी सुलझा दिया दोनों का, भूखे भी नहीं सोने दिया। आई होप आई होप सबको मैं फिर से सॉरी बोलती हूँ अगर किसी को किसी चीज के लिए बुरा लगा हो तो, बट ये सारे मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी रिकलेक्शन पे बेस्ड है। शुक्राना गुरु महाराज। थैंक यू सो मच आंटी। इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग हम सभी संगत के साथ साझा करने के लिए। उम्मीद करूंगी कि आज सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जरूर मिले होंगे, क्योंकि यही कामना रहती है कि पुरानी संगत के सत्संग के माध्यम से हम महाराज से और भी गहरे जुड़ सकें। इसी कामना के साथ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज।